अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हमने बात करनी है एक बड़ी दिलचस्प केस की। जनाब फैसल वावडा साहब की दोहरी शहरियत का एक केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा साहब की सेनेटर बनने और कौमी असम्बली से रुकनीत खत्म होने के बायस इसको ECP में शिफ्ट किया था और कहा था मजीद तहकीकात वो करेंगे डुअल नेशनैलिटी की। क्या वो थे एट द टाइम ऑफ जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए डुअल नेशनल या नहीं। तो आज बड़ा ड्रामाई मोड़ इख्तियार किया है इस समात ने। पहले तो आपको याद होगा कि फैसल वावडा साहब पेश नहीं हो रहे थे, जिसके ऊपर उनको जुर्माना भी आयद किया गया। आज फैसल वावडा साहब पेश हुए, लेकिन जो दरखास्त गुजार हैं 4 इस केस में, उनमें से कुछ पेश नहीं हुए। जनाब एक इनमें से कादिर खान मंदोखेल भी हैं, जो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सिंध में हाल ही में उन्होंने इलेक्शन भी जीता है। बाकी दीगर जो 3 हैं, एक कुछ जाती वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सके, उन्होंने जवाब दायर किया। लेकिन बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हैं जो जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम साहब है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर दरखास्त गुजार रिलीफ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, रिलीफ चाहते नहीं है, तो फिर क्यों अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्यों केस लेके आए। तो आखिरी मोहलत दे दिया जी उन्होंने कहा 17 अगस्त तक पेश हो, वरना कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब हमने अपने एनालिस्ट से सवाल ये करना है कि दरखास्त गुजारों की ये जो अदम पैरवी है, तो फैसल वावडा कहते हैं कि ये केस सियासी था, इसलिए मुखालिफिन अब तारीखों पर नहीं आ रहे हैं, पैरवी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दरखास्त गुजारों के पीछे हटने की वजह क्या है या अदम पैरवी की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं, महमल सरफराज साहबा, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमल, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे, क्या समझती हैं? एक तो इनमें से कादिर खान मंदोखेल साहब भी हैं और अपोजिशन पीपल्स पार्टी खास तौर पर बड़ी मुतहरिक थी फैसल वावडा साहब की दोहरी शहरियत के मामले को लेके। अब क्या हुआ? देखिए लीना, मेरी मंदोखेल साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो इसलिए नहीं करना चाह रहे परसू के, वो कह रहे हैं कि 2 साल 9 महीने हो गए और मैं इलेक्शन कमीशन या कोर्ट हर जगह जहाँ भी जाता हूँ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो मैं अब अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। वो कहते हैं कि इनफ्रक्चुअस हो गई है ये पिटिशन, क्योंकि जब वो MNA थे उस वक्त दायर की गई थी और वो उसकी एग्जांपल ये देते हैं कि जिस तरह अगर एक इलीगल बिल्डिंग हो तो अगर उसके खिलाफ पिटिशन की जाए और फिर बाद में मसमार हो जाए तो फिर वो इनफ्रक्चुअस हो जाती। तो वो ये कह रहे हैं कि अब वो MNA तो रहे नहीं, उन्होंने रिजाइन करके अब वो सेनेटर बन गए। गालिबन उनकी सिंध हाई कोर्ट में एक सेनेटर बनने के ऊपर जो उनका जो बयान हल्फी है, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है कि कब उन्होंने गिव अप की अपनी नेशनैलिटी, उसके ऊपर वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि शायद उसके ऊपर कुछ हो जाए। लेकिन अभी वो ये फिलहाल ये कहते हैं कि जी 2 साल 9 महीने हो गए, मैंने US कॉन्सुलेट को लेटर भी लिखा था, US कॉन्सुलेट ने कहा कि हम इंडिविजुअल्स को जवाब नहीं देते। तो मैंने फिर इलेक्शन कमीशन से भी वो कहते हैं कि अर्ज की कि आप ही लिख दे, लेकिन वो कहते हैं कि ना फैसल वाडा साहब का कोई जवाब आया है कहीं इस चीज़ के ऊपर, और ना ही ये है कि बाकी भी जो ये फोरम्स हैं ये कोई इस चीज़ को उस तरीके से परसू करे। तो मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं, मैं बार बार इस तरीके से, मतलब कराची से इस्लामाबाद अगर ट्रैवल करना है या और भी जो चीज़ें होती हैं, अच्छा, मैं इसके अंदर ये चीज़ें क्यों करूं। मुझे मंदोखेल साहब ने जो बताया है वो मैंने आपके सामने रख दी। किसी और फोरम पे वो इसके खिलाफ अपील करने की रखते हैं इरादा? गालिबन उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ली ना, आई थिंक उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में किया हुआ है सेनेटर वाली चीज़ के ऊपर, जहाँ तक मुझे समझ आई थी। हो सकता है अगर ठीक है कोई गलत चीज़ हो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, शहजाद इकबाल साहब, आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? और ये जो अब्दुल कादिर मंदोखेल वाली बात है, वो कह रहे हैं जी इतना लंबा अरसा गुजर गया, अब पैरवी करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये जस्टिफिकेशन है दुरुस्त, या फिर एटलीस्ट सियासी मैदान में कुछ ना कुछ तो आता उनके लिए? अच्छा अलीना, ये जो केस है फैसल वावडा का, ये है क्यूरियस केस ऑफ फैसल वावडा। उसको मैं क्यों कह रहा हूँ क्यूरियस केस, क्योंकि एक इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से लगता है, ऑपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगता है हुकूमत पे कि आप अपने लोगों को NRO दे देते हैं। हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है ऑपोजिशन पर कि आप NRO हमसे मांगते हैं, आप NRO चाहते हैं, अपने केसेस माफ़ करवाना चाहते हैं। लेकिन ये वो क्यूरियस केस है जिसमें हर तरफ से NRO देने का इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने सब ने मिलकर फैसल वावडा को NRO का इल्ज़ाम दे दिया। अब इसको बारी बारी ज़रा डाइसेक्ट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को खूबी पता है, उनका एक केस इलेक्शन कमीशन में भी था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था, लेकिन उसके बावजूद जब सेनेट की टिकट देने का फैसला किया गया तो फैसल वावडा को भी वो टिकट दी गई। और असद उमर साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बाकायदा आकर बताया कि फैसल वावडा साहब की ख्वाहिश थी कि उनको सेनेट की टिकट दी जाए, जबकि उस वक्त तक वो MNA थे, उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। लेकिन असद उमर साहब ने कहा कि फैसल वावडा ने इस ख्वाहिश का इजहार इसलिए किया है
क्योंकि उनके ऊपर एक डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, और लिहाजा इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने उनको सेनेटर का टिकट दे दिया। अब आगे बढ़े, नून लीग की तरफ आ जाए। मुतअद्दिद बार ऐसे बड़े इशूज आए हैं, इवन ये वाला इशू था जो उनकी डुअल नेशनलिटी वाला, नून लीग ने उस तरीके से नहीं उठाया। नून लीग इस पर अक्सर जो है खामोशी इख्तियार कर लेती थी, तो वहां से भी उनको जो है एनआरओ मिल गया। पीपल्स पार्टी के मंदो खेल साहब की आपने खुद बात कर दी, जिन्होंने उसी सीट पे इलेक्शन जीता है जो कि फैसल वावड़ा साहब ने छोड़ी थी। आज वो कहते हैं कि मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, बड़ी ताखीर हो गई है, तो मैंने जो है इसमें भागदौड़ करना छोड़ दी है, तो वहां से भी उनको एनआरओ मिल गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अरसे से ये केस सुन रहा था, और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पहले फैसल वावड़ा नहीं आते थे, तब भी उस केस की समाअत नहीं हुई, तब भी उस केस को कंक्लूड नहीं किया गया, जबकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। उस वक्त मंदो खेल साहब भी ये कहते थे, दूसरे लोग भी ये कहते थे, तो वहां से भी उनको जो है एक आप समझ लें कि ताखीर की वजह से क्लीन चिट मिलती गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अलीना प्लीज सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया फैसल वावड़ा साहब, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि बादियुन नजर में, यानी कि प्राइमा फेसाए, उन्होंने अपना फॉल्स एफिडेविट जमा करवाया है। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है, लेकिन आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि ये एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवाया था, लिहाजा इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको परसू करे। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने हैं डुअल नेशनलिटी के, जाली डिग्री के, जहां पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। जब उनको पता चला है कि उनसे झूठ कहा गया अदालत में, तो उन अदालतों ने उस पर डायरेक्शन दी है, डिस्क्वालिफिकेशन की डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन दी है कि ये डुअल नेशनल होल्डर है। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कहा कि क्योंकि एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, लिहाजा वो परसू करेगा। लेकिन खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में ये लिखता है कि बादियों नजर में उनका जो एफिडेविट है वो फेक है, वो फॉल्स है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर तरफ से, सियासी हलकों की तरफ से तो ये कहा जा सकता है कि हर तरफ से ऐसा लगता है कि उनको जो है एनआरओ मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्यूरियस केस है, बड़े खुशकिस्मत है। वैसे एक बात अलीना मैं आखिर में प्लीज इसको कंक्लूड करते हुए कह दूं कि वैसे अगर ये कोई बड़ा ही टेक्निकल मामला है, सिर्फ डेट का, और इससे कोई असर नहीं पड़ता, कोई खातिर का असर नहीं पड़ता उनकी डुअल नेशनलिटी पे या उनके बतौर एमएनए होने पे, तो मेरे ख्याल से इन टेक्निकल चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए और इस पर किसी को डिस्क्वालीफाई करना गलत है। लेकिन क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहा है, दूसरे बहुत सारे मेंबर्स को ये छूट नहीं मिली है, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, इसलिए फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी एक के साथ ये सलूक हो रहा है तो वो सलूक बराबरी का होना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है छोटा मोटा अगर कोई टेक्निकल इशू है तो उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो टेक्निकल इशू है या नहीं है, लेकिन टेस्ट केस भी है। ये जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की केस खारिज करने के फैसले का हवाला दिया ना, मैं इसको आगे लेके जाना चाहती हूँ। ये बड़ा अहम रिमार्क, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बड़ा अहम रिमार्क। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि जी बादियुन नजर में, ऑन द फेस ऑफ इट, जाली लगता है उनका एफिडेविट। इतनी अहम रिमार्क के बाद भी जिस तरह हमें महमल बता रही हैं, कादिर खान मंदोखेल साहब डिसाइड करते हैं कि जी बड़ा अरसा लग रहा है, बड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं इसकी पैरवी मजीद नहीं करूंगा। क्या ये दुरुस्त है? क्या उनको मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए था? देखिए जी, जितनी मॉकरी ऑफ जस्टिस या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, इस केस ने उसको एक्सपोज किया है। बहुत कम केसेस आए हैं। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है 70 साल में, अदलिया की जो है मुख्तलिफ जो मिजाहिया किस्म के फैसले हैं उनको वो जो उनके अंदर जो क्वालिटी उसको एक्सपोज करते रहे हैं। पहली बात तो ये कि अब्दुल कादिर मंदोखेल जो कि महमल ने बताया है, ये कहते हैं कि उज़्र अज़ गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी कि ये कहना कि जी मैं आ नहीं सकता हूँ, उनको तो आने की जरूरत नहीं, वकील आता है, फिर ये कह सकते हैं जी वकील को पैसे देने पड़ते हैं, वकील पैसे ले चुका होगा और जाहिर है कि उसमें अब उसके लिए वकील है चलो मैं जो मर्जी है तो व्हाट। ये इतना लेम और स्टूपिड एक्सक्यूज है कि वो सिर्फ अपनी जो इसको कहना चाहिए, जो जज शहजाद साहब ने डिस्कस की है, हाईलाइट की है, ये इन्होंने सिर्फ अपने जो है ना अंदर को एक्सपोज किया है। फैसल वावड़ा जो है मकबूल सिस्टम का लाडला है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत कुछ शहजाद साहब ने बता दिया, मुझसे भी पूछ ले। ये केस तकरीबन 3 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख लगी। 3 मार्च के दिन सर, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसकी वजह क्या लगती है आपको? वजह क्या लगती है सर? ये हमने हिस्ट्री तो सारी सुन ली, निटिग्रिटी सारी सुन ली, ये पीछे हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये पीछे हट रहे हैं?
मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम का लाडला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3 मार्च को 23 फरवरी को केस लगा हुआ है और 3 मार्च को इलेक्शन सेट है यूसुफ रजा गिलानी साहब के और हफीज शेख साहब के। इसका केस है क्या फैसल रजा का? जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा झूठा एफिडेविट, जो वो कहते हैं ओपन एंड शट केस था। फैसल वाडा को सिर्फ ये बताना था कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पेपर वो पे मेंबर थे या यूएस सिटीजन थे या नहीं थे। इसका जवाब 5 साल अदालतें नहीं ले सकी, ना हाई कोर्ट ले सकी है। हाई कोर्ट ने 2.5 साल केस किया। 23 फरवरी को जो उन्होंने 3 मार्च को रखा, उन्होंने 9 बजे वोट कास्ट किया, वो भी नहीं जाया किया। ठीक है, वो कहते हैं ना कि वहां पे वो जो था वो भी मजा ले लिया और उसके बाद आके कह दिया जी कि मैं रिजाइन करके आ गया हूँ। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि इसने इतना बिलिटल किया हमारे जुडिशियल सिस्टम को कि जो लोगों को समय धोखा देते हैं, इनफैक्ट लोगों के सामने इनकी इज्जत। मैं यही बात मजहर अब्बास से पूछना चाहती हूँ। मजहर साहब, साकिब निसार साहब ने सादिया बासी और आयुन अख्तर साहब को मैंने इसको कहा कि जब आपने पेपर फाइल किए थे तो ठीक है। अच्छा न्याय साहब, आपने फिर न्याय साहब, ये जो आप और शहजाद साहब बात कर रहे हैं ना, मैं ये मजहर अब्बास साहब से पूछना चाहती हूँ। आप लोग साफ साफ कह रहे हैं एक सिस्टम का लाडला है, कहते ऐसा लगता है एनआरओ मिल गया। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या वजह लगती है? देखिए, मैं तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार देता हूँ। आप इलेक्शन कमीशन में देखें तो हो क्या रहा है। फॉरेन फंडिंग केस कब से पड़ा हुआ है, यानी एक गवर्नमेंट का पूरा टेन्योर मुकम्मल होने जाएगा अगले 2 साल में। फॉरेन फंडिंग केस कितना पेचीदा केस था जिसको कि आप इसको इतने सालों में हल नहीं कर सके। उसमें पता नहीं क्या क्या मिर्च मसाला डाला, सलाद बनाई, क्या क्या किया, लेकिन आज तक वो केस रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। और इसी तरीके से फैसल वाडा साहब का केस कि सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था, क्या जरूरत है 3 साल। जब कोई केस ड्रैग हो जाए तो समझ लें कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब अननेसेसरी चीजें ड्रैग होती हैं, डिले होती हैं, तो समझ लें कि जस्टिस डिनाय होता है। और यही सूरत हाल रही। और आप जहां तक किसी की शख्सियत पे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब वो एमएनए इलेक्ट हुए तो एमएनए इलेक्ट हो गए। जब उन्हें ये लगा कोई लॉजिकल चीज अभी तक सामने नहीं आई कि फैसल वाडा एमएनए से सेनेटर क्यों बने। एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के, और उसका फिर नतीजा क्या हुआ। आप कभी पार्टी के अंदर ये सवाल उठा। सर वैसे ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ताखीर हो रही है, इंटेंशनली लगती है आपको, अनइंटेंशनली लगती है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखें कि उसका पीटीआई में क्वेश्चन नहीं हुआ कि उसकी वजह से आप वो सीट हार गए। यानी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि फैसल वाडा की वजह से एमएनए की सीट पीटीआई। एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी। ओके महमल, शहजाद में आपके पास आती हूँ। महमल जी, अलीना, मजहर साहब, न्याय साहब, शहजाद, सबकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे लगता है कि कोई इनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि ना तो ऑपोजिशन ज्यादा इस इशू के ऊपर बात करना चाहती है, हालांकि यानी कि ये डॉक्यूमेंटेड भी है, ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिस तरह सबने कहा कि उनके कब किस दिन उन्होंने छोड़ी है नेशनैलिटी, किस दिन पेपर जमा कराए, ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर ये है कि ना मीडिया इसके ऊपर ज्यादा बात करता है, ऑपोजिशन हर चीज तो आड़े हाथों लेती है। फिर ये वाकई हमारे जुडिशियल सिस्टम और इलेक्शन कमीशन दोनों की नाकामी है, क्योंकि आप अगर इतनी देर किसी चीज के ऊपर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है वो तो फिर आप 5 साल भी गुजरवा देंगे पूरी चीज, और आप तब भी फैसला ना हो सकता है। अब वो तो अभी तो वो 6 साल के लिए सेनेटर हैं ना, तो ये सारी बातें आपकी दुरुस्त, लेकिन इसका एक्सक्यूज क्या है? बस मुझे ये बताएं कि इसका एक्सक्यूज क्या है कि 5 साल जो बदर साहब कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बैठे रहे, हाई कोर्ट के अंदर 2 साल केस चला है। खुदा के वास्ते गिव मी अ ब्रेक कि आप 2 साल एक केस चलाते हो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, और एक जवाब लेना है। और फैसल वाडा ने जितना मुंह चढ़ाया अदालतों का, जितनी तौहीन किया, जो डिस्डेन था, जो तहकीर की अदालतों के लिए। ओके जी, एक मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। मैंने शहजाद इकबाल साहब का भी कमेंट शामिल करना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक।
फैसल वावडा दोहरी शहरियत केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी है। आज इंतहाई दिलचस्प मोड़ इख्तियार किया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा फैसल वावडा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसके भी आपसे कुछ मंदरजात शेयर कर दूं। फैसल वावडा कहते हैं आज जो दरख्वास्त गुजार गैर हाजिर थे, कुछ नहीं आए, और महमल ने हमें आपसे कुछ देर पहले बताया कि मंदोखेल साहब इंटरेस्टेड भी नहीं है फर्दर पैरवी में इस केस की। तो फैसल वावडा साहब कहते हैं हमारे केस में कुछ जान होती तो सब पीछे हमारे केस में कुछ जान होगी जो सब पीछे हुए हैं। वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ केस सियासी नौइयत का है और सियासी केस कोई अहमियत नहीं रखता। तो शहजाद इकबाल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप अपना पॉइंट भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे और ये देखिए किस तरफ जा रहा है। जब प्लेनेटिव्स नहीं करते उसको परसू तो तासुर अवाम की अदालत में ये जाता है। जी बिल्कुल सही कह रही है अलीना, लेकिन ये भी पता नहीं महमल बात कर रही थी कि पता नहीं फैसल वावडा के पास क्या जादू की छड़ी है। कुछ देर पहले मैंने ये मतीउल्लाह जान साहब का वीलॉग सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास वो जूता है जो शोज पे लेके आते हैं, उसने असर दिखा दिया। मैं तो बड़ा सादा आदमी हूँ, मुझे ये बातें नहीं समझ आती कि जादू की छड़ी और जूता कैसे असर दिखाते हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे एक इत्तेफाक का इल्म है। और आप ये देखें जब कोई खुशकिस्मत होता है तो उसकी किस्मत भी उसका कैसे साथ देती है कि जिस दिन फैसल वावडा साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खत्म करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा, उसी दिन जाके सेनेट में वो इलेक्ट हो गए फैसल वावडा। अब देखें हर किसी की ऐसी किस्मत तो नहीं होती ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कुछ और आ सकता था, पहले आ सकता था फैसला, लेकिन जिस सुबह उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनका बेशक एफिडेविट फॉल्स है, बादी नजर में फॉल्स है और ये देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसी दिन वो सेनेटर भी इलेक्ट हो गए। तो देखिए जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो उसके भी बड़े फायदे होते हैं। इसमें हर पहलू को जो है सामने रखें ना आप। हाँ ठीक है महमल, खुशकिस्मती है, जादू नहीं। देखिए अलीना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा आप कुछ नहीं, खुशकिस्मती वाकई सही कह रहे हैं शहजाद। उनकी क्या वजह थी कि एमएनए का रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट हो जाता है, फिर सेनेटर भी बन जाते हैं। पार्टी को भी पता है कि उनका कोई मसला है, दाल में कुछ काला है। लेकिन खुशकिस्मती तो है कि एक सीट जो 5 साल के लिए होनी थी अब 6 साल की सेनेटरशिप मिल गई है। और वो जिस तरह मजा साहब ने भी कहा, कराची की सीट वो हार गए, मंदोखेल साहब जीत गए हैं उधर से। लेकिन ये है कि वो पीटीआई हार गई और बहुत बुरी तरह से हारी, और फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। लेकिन न्याजी साहब, जिस एनआरओ की शहजाद साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, हो सकता है यही हो क्विड प्रो को कि जी मंदोखेल को जिता दे और तुम केस वापस ले लेना। देखिए आखिर आप ही खुद ही कह रहे हैं कि सारे खामोश हैं, ना पीपल्स पार्टी को। लेकिन न्याजी साहब, इसमें खाली पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, नून लीग कितना वाडा साहब के ऊपर बात है, सारी ऑपोजिशन खामोश है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि माशाअल्लाह तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, सब सेम पेज पे हैं। तेरी सरकार में पहुंचे। ये गीदड़ सिंगी का जरा मजहर अब्बास साहब से है। मजहर साहब, हमने तो बड़ी क्लोजली इलेक्शन देखा कराची में बैठे हुए। मजहर साहब क्या एक ही है ये इलेक्शन, सरकार पीछे गिव एंड टेक था। सरकार के हजूर तो मजहर साहब भी बतले हुर्रियत नहीं है। जी क्या कहा आपने? कि सरकार के हजूर तो मजहर साहब भी बतले हुर्रियत नहीं है। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी सर तो हम उस सरकार में पहुंचते ही नहीं ना। हमें ही जुर्रते इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। माशाअल्लाह, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए मतलब हर पार्टी में कोई ना कोई फैसल वाडा होता है, सही है, और वो नूरे नजर होता है, उसकी नजर भी उतारी जाती है, उसको संभाल के भी रखा जाता है, उसको हर तरह की सहूलत भी है। तो चूंकि वो फैसल वाडा थे इसलिए वो हर मुश्किल से निकल आए। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और शहजाद इकबाल साहब के तज्जिए में करूंगी क्यूरियस केस ऑफ फैसल वावडा साहब। लेकिन ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, एक जो महमल ने हमें बताया उनकी इत्तलात के मुताबिक कादिर मंदोखेल पीछे हट गए हैं, बाकी 3 आज गैर हाजिर थे, अदालत ने उसके ऊपर सख्त रिमार्क्स भी दिए। तो जनाब हमारे एनालिस्ट ने अपनी अपनी वजह बताई। 2 एनालिस्ट कहते हैं कि जी ताख़ीर जो इतनी ज़्यादा हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ख़ास तौर पे, उसकी वजह से शायद ये है जादू की छड़ी है, सिस्टम है, या फिर एनआरओ मिल गया है। शहजाद इकबाल साहब और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये समझते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। अपोजिशन की बात करें तो कुछ मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
जनाब, आजकल आज़ाद कश्मीर में सियासी मैदान गर्म है। ना सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, बल्कि तमाम पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने हैं। और अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो विफाकी हुकूमत यानी पीटीआई पे तो जितने वार कर रही है, उससे ज़्यादा सख्त तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर कर रही है। तो ज़रा इसका भी जायज़ा लेते हैं, दोनों के दरमियान में जो गर्मा गर्मी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल खूब गर्जे बरसे और कहा कि जी जो आर पार की बातें करते थे वो तो पाँव पकड़ने तक पहुँच गए हैं। उन्होंने एक ऑफर भी की, कहते हैं जी पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए, तो ज़रा कुछ साथ मिल के बैठ सकते हैं। वरना दीगर मामलात पर जिस तरह की सियासत नून लीग कर रही है, वो पीटीआई को ओपन प्लेइंग फील्ड दे रही है। बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इससे मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी वो कमेंट नहीं करना चाहते, बिलावल की घटिया बातों का जवाब नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा वो जो पाँव पकड़ने की बात की थी वो तो शहबाज शरीफ साहब ने महावरतन की थी। तो हमने ये पूछना है अपने एनालिस्ट से कि क्या बिलावल की तनकीद ऑपोजिशन में मजीद दरारें पैदा करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पहले ऑप्शन जान लेते हैं। सबसे शहजाद इकबाल साहब। मजीद का लब इंटरेस्टिंग है। मजीद दरारें क्या, दरारें तो ऑलरेडी पड़ी हुई है और काफी वाइड है। उस पर अगर गुंजाइश होगी तो मजीद भी बढ़ जाएगी मेरे ख्याल से। इसीलिए लेकिन ये इख्तिलाफ जो है, ये इख्तिलाफ तो होना ही था, एक्सपेक्टेड था। मैं आपकी हाँ की ऑप्शन लिख रही हूँ। फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। मेरा जवाब हाँ में है जी, इसके ऊपर इसमें तो दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब जो है ना, जो सियासत जो ऑफर कर रहे हैं वो भी कुछ समझ में नहीं आती। देखो बिलावल साहब बता रहा है कि किसी हर एक को पता है कि जब तक हमारे मुल्क में जो असल कुव्वतें हैं जिनकी प्रोटेक्शन इस हुकूमत को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पुष्पनाई हासिल रही है, वो अपना हाथ पीछे से ना उठाएं तो ये हुकूमत सेफ है। अब बिलावल को अगर यकीन नहानी है फर्ज उन्होंने कराया, बिलावल की सियासत न्याजी साहब को समझ नहीं आई तो हो सकता है। मैं वापस आती हूँ आपके पास। हाँ का ऑप्शन मैंने नोट कर लिया। न्याजी साहब पहले सबको ऑप्शन देने का मौका देते हैं। महमद आपकी ऑप्शन बता दे जल्दी से, फिर न्याजी साहब के पास वापस जाना है हमने। अलीना देखिए, ऑप्शन तो मेरा हाँ ही है, लेकिन शहजाद वाली बात है कि मजीद क्या, मतलब जितनी ऑपोजिशन की आपस में इस वक्त हो गया है, इतनी दरारें पड़ चुकी हैं, इससे ज्यादा कितनी बढ़नी है, मतलब मजीद बढ़ती ही जाएंगी, खत्म थोड़ी हो रही हैं। और इसका फायदा एंड पे हुकूमत को होगा जितनी ऑपोजिशन के अंदर दरारें होंगी। खैर मैं डिटेल में इस पे बात करूंगी, ठीक है, बाद में जब डिस्कशन हो। ओके, मजहर अब्बास साहब। दरार के बाद तो इमारत को गिरा दिया जाता है। जब इमारत में दरार पड़ जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, और इसीलिए मैं हाँ का ऑप्शन ले रहा हूँ। और उसकी कई वजूहात हैं। ठीक है, हाँ में जवाब है, कई वजूहात हैं। आकर पूछती हूँ शहजाद इकबाल साहब। जी देखें, मेरे ख्याल से पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ यही था कि पीडीएम का जो इनकलाबी एजेंडा है उसका कुछ नहीं होने वाला। ना लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे होंगे, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। और मेरे ख्याल से जनवरी में हमने ये प्रोग्राम किया था कि जो पीडीएम है वो ख़त्म हो चुकी है और उसका कोई वजूद बाकी होगा, लेकिन वो बिल्कुल मौसर नहीं रहेगी। एक दी पीडीएम करके हमने इस पर प्रोग्राम किया, तो उसमें बड़ी तनकीद भी थी, लेकिन हालात सामने नजर आ रहे थे। जितना भी ये कहें आपस में कि नहीं हम साथ चलेंगे, नहीं चल सकते, बड़ा ही अननेचुरल अलायंस है। और यहाँ पे एक बात कहने का मुझे मौका दीजिएगा अलीना, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जब से पीटीआई आई है तो बड़ी हमारी पोलराइज सियासत हो चुकी है। बात दुरुस्त भी है, लेकिन बात इससे पहले जाती है। 90 की दहाई में जितनी पोलराइज थी सियासत इन दोनों पार्टीज के दरमियान, खासतौर पे जिस तरह की बयानबाजी होती थी, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें या कोई भी मुआहदा कर लें और आप एक साथ चल सकें। ये मुमकिन नहीं होता। आज क्या आप ये तस्वर कर सकती हैं कि चाहे हमारी कोई भी फीमेल लीडर हो या पार्लियामेंटेरियन हो या मरियम नवाज साहिबा हो, उनके खिलाफ कोई पार्टी एक ऐसी कैंपेन चलाए जिसमें एक जहाज जाए ऊपर से और उनकी पर्सनल तस्वीर को फेंका जाए जमीन पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए? क्या ये तस्वर किया जा सकता है? आज हम ट्रोल्स की बात करते हैं कि ट्रोल क्या क्या गंदी हरकतें करते हैं, गलीज गालियां देते हैं, लेकिन आप ये तस्वर कर सकती है कि किसी फीमेल खातून के खिलाफ एक जहाज में उसकी पर्सनल निजी तस्वीरें फेंकी जाएंगी और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा? ये हम तस्वर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। ये हुआ है, इन दोनों पार्टीज के दरमियान ही हुआ है। सबको पता होगा मेरे ख्याल से मैं किस तारीख की बात कर रहा हूं। तो ये जो कहना होता है ना कि ये बड़ी पोलराइज हो गई और सियासत गंदी हो गई है, माजरत के साथ ये बड़ी गंदी थी 90 की दिहाई में। कुछ वक्त आता है जिसमें आप एक हो जाते हैं क्योंकि आपका एजेंडा होता है किसी के खिलाफ, चाहे वो डिक्टेटर हो या कोई दूसरी पार्टी हो, लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है, ये चल नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से बड़ा अननेचुरल अलायंस है, ये कभी भी नहीं चल सकेगा। ठीक है, लेकिन न्याय साहब फिर हमने देखा कि चले पीडीएम के उससे हट के फोरम से पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आए, हाथ मिलाए, साथ बैठे, लेकिन फिर उसके बाद ये सब बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ इतनी शदीद।
पहली तो मैं तस्दीक कर दूं, क्योंकि ये कई दफ़ा पहले भी मुख्तलिफ पैराओं में इसका जिक्र होता रहा है कि जहाज़ों से जो तस्वीरें गिरी थी उस वक्त ये इस पार्टी का वजूद नहीं था। उस वक्त एक जवाल हक साहब के जाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट थी, दे टुक अपॉन देमसेल्व्स, और उन्होंने ये जो था वहाँ पे फिर ऑपरेशन मिडनाइट जैकल हुआ। ये एक बड़ी तारीख है। ये थांगा मांगा नवाज शरीफ के पास तरफ लगा देते हैं, वही लगाते हैं जिनको पाकिस्तान की सियासी तारीख आपको भी पता है कि उस वक्त फर्स्ट चॉइस को छोड़े मारे उस वक्त वो ये भी नहीं थी। जियाउल हक की फर्स्ट चॉइस तो जुनेजो थी जो एक्सपायर हो गई, बिन खिले मुरझा गया। ये एक लंबी तारीख है, हम पढ़ जाएंगे, उसमें हम बात है। सिर्फ ये है कि वो जो कैंपेन चली थी ना, फिर अगर किसी ने गालियां दी ना बेनजीर को गंदी, तो वो शेख रशीद ने दी थी असेंबली के अंदर बैठ के, जो कि प्रिंट उनके नाम से आ गई। और ये सारे वो कैरेक्टर्स थे जो उस वक्त भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिस चीज को आज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उनका मकाम पीपल्स पार्टी में हो, चाहे काफ लीग में हो, चाहे नून लीग में हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ पे हो। चुनाचे इस चीज को नाफरमानी ये हमारी बड़ी तकलीफ देह माजी है। और बेनजीर के साथ के बेनजीर के खिलाफ जो अखबार के अंदर जो मीडिया कैंपेन आजकल नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहा है, तो इमरान खान नहीं चला रहा, और जो चला रहे हैं इन्होंने बेनजीर के खिलाफ ये जहाजों से तस्वीरें करवाई थी, जो इसलिए आप मेंशन कर रहे हैं, जो अजान बज रहा है बेनजीर कह रही हैं, जो फ्लावर है, ये सारी खबरें आती थी। उसामा बिन लादेन के पैसे आ गए, पैसे आ गए। मैं कह रहा हूँ अब इसी में ना पड़े, हम हमारा टॉपिक चेंज होगा। देखिए बात यह है, मतलब आज जो भी गलत तरीके इंसाफ कर रही होगी उसका फिर मैंने से मेरा यहाँ का तारीख खिलाफ करते हैं, तो आप कहे फिर वो तारीख कौन था ये आपको भी पता है। आज मैं जानता हूँ, मैं नाम लूंगा तो जियो नाम ने शरीक करेगा, मैं आपको नाम सारे बता। अच्छा जी, देखिए एक चीज है कि पीपल्स पार्टी ने 2016 में भी मुस्लिम नून के खिलाफ तहरीक इंसाफ खड़ी हुई, 2018 में डिच हुई, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आई, तो उनको पता होना चाहिए कि डिच हो सकती है। जी प्लीज। अलीना जी मैं आ रही हूँ आप लोग के पास। ओके न्याय साहब। देखिए मैं तो खैर उस जलसे में मौजूद था जिस जलसे में ये तस्वीर बेगम नुसरत भुट्टो और प्रेसिडेंट फोर्ड के डांस करती तस्वीर थी, और उसमें दो लोगों के नाम आए थे, एक हुसैन हक्कानी का नाम आया था, एक जनरल हमीद गुल का नाम आया था कि इन्होंने मिलकर ये सारा वो किया था। लेकिन उसमें और आज में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आज तो दोनों पार्टियां जो गवर्नमेंट में नहीं है, दोनों पार्टियां ऑपोजिशन में हैं। ये पहली मर्तबा है, मैं हैरान हूं जिस तरह की जबान बिलावल इस्तेमाल कर रहे हैं। दो ऑपोजिशन पार्टीज लड़ रही हैं, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन नहीं लड़ रही। ये दो ऑपोजिशन की जमातें इस तरह लड़ रही हैं जैसे पंजाब में जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी वहां ऑपोजिशन कर रही है। ये सारा खेल क्या है? खेल ये है कि जरदारी साहब को ये अंदाजा है कि पंजाब में उन्हें नून लीग और पीटीआई के अलावा थर्ड फोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो जो थर्ड अलाइनमेंट बना रहे हैं वो पीएमएल-क्यू से बना रहे हैं। आप देखें कि कल इमरान खान ने क्यों मुलाकात की, क्यों की पूरी टीम से, यानी उससे भी वो भी गए मोने सलाई जिनकी शक्ल इमरान खान देखना नहीं चाहते थे। उसके क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये कि पीटीआई को वहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं पंजाब में, लिहाजा उन्हें ये शक व शुबा है कि कहीं पीएमएल-क्यू, पीपल्स पार्टी, जहांगीर खान तरीन, ये सारे लोग मिलके एक बहुत बात। अच्छा, ये ऑपोजिशन के दरमियान इस तरह की जबानें भाई ये उस वक्त नहीं मिलेंगे जब तक इशारा नहीं होगा, और अगर मिल जाए तो मुस्लिम नून के बगैर पंजाब के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती, चाहे सारे इकट्ठे कर लें। अच्छा, क्योंकि बड़ी चंक है। ओके महमल कुछ और है। मेरा तो कहने का मकसद ये कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की तो लड़ाई समझ में आती है, ऑपोजिशन और ऑपोजिशन की लड़ाई ओके। महमल साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, प्लीज महमल को बात करने दीजिए। मैं जो मदर साहब ने बात की ना अलीना, मैं उसी में ऐड करना चाहती हूँ। देखिए ये जो एक थर्ड अलायंस की बात हो रही है अगले इलेक्शन के लिए पंजाब में, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और उनकी मकबूलियत भी ज्यादा उधर है। पंजाब के अंदर नून लीग वर्सेस पीटीआई ही मेनली इलेक्शन होना है। अगर थर्ड अलायंस बनती है तो वो एक एंटी नून अलायंस बन रही है। बाय द वे वो कोई इस तरीके से एक एंटी गवर्नमेंट अलायंस नहीं बनेगी जिसका फायदा एक सिटिंग गवर्नमेंट को यानी कि पीटीआई को होगा। ये 2011 में भी हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी ने एक चीज मिस कैलकुलेट की थी कि शायद पीटीआई की मकबूलियत से पंजाब में पीपल्स पार्टी ने सोचा था उन्हें फायदा होगा, जिसका फायदा
फायदा नहीं हुआ, वो पीटीआई को ही फायदा हुआ। वो उन्होंने नून का वोट अगर तोड़ा तो अपने लिए तोड़ा, वो पीपल्स पार्टी को कोई उस चीज का फायदा नहीं हुआ। इस तरह भी अगर इस तरह की अलायंस बनती है तो वो नून का वोट तोड़ने के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन उसका एट द एंड ऑफ द डे फायदा पीटीआई को होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर आप असल में अगर देखा जाए तो एक एंटी नवाज अगर कोई पार्टी है तो वो पीटीआई है। ओके, एंटी पीएमएलएन पार्टी पीटीआई है, पीपल्स पार्टी को नहीं। ठीक है। लेकिन ये एक लीना जो इस तरह की जुबान और ये सब हो रही, ये नहीं होनी चाहिए थी। वैसे भी जो शहबाज साहब ने पांव पकड़ने की बात की थी, उन्होंने अपने भाई के पांव पकड़ने की बात की थी, जहां तक मुझे याद है इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कोई और तो इस तरह की बात नहीं की थी। तो इस तरह के बयानात मेरे वही बात है कि ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन हो गया, और एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के अपने लोग भी कहते हैं जी हमें ही फायदा है, अच्छा है आपस में लड़े, हमारा क्या जाता है। ठीक है जी महमल, आपका पॉइंट आ गया। हमारे तमाम एनालिस्ट दूसरे सवाल के जवाब में हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, अपनी अपनी वजूहात बयान कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।